सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम हमारे नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसके रचनाकार मोहन राकेश जी है, उस नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण जानेंगे। उससे भी पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस नाटक के तीनों अंकों का सारांश नहीं जाना है तो इन तीनों अंकों का सारांश का लिंक जो है, वीडियो लिंक, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो वहां से जाकर आप इसके सारांश को भी जान सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप पात्रों का चरित्र चित्रण यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे तो वो और भी आसान हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने से भी पहले आप उन तीनों अंकों का सारांश जान ले और फिर इस वीडियो को आगे देखें। सबसे पहले जो पात्र आता है वो है कालिदास का, और हम सभी जानते ही हैं कि कालिदास इस नाटक के नायक हैं, हीरो हैं। और अभी अगर हमने तीनों अंकों को अच्छी तरह से समझा है, जाना है, तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कालिदास के अंदर देख सकते हैं। और सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आई है वो है प्रकृति प्रेमी। उनकी कई सारी रचनाएं जो है वो प्रकृति के ऊपर ही लिखी गई है, और जो भी इनकी रचनाएं पढ़े हैं वो प्रकृति का एक अनोखा जो नज़ारा है वो भी अनुभव कर सकते थे। और ये बात हमें तभी भी नजर आती है जब मल्लिका भीग कर आती है, तो वो अपने माँ से बताती है कि उसने जो ये अनुभव किया वो पहले कभी नहीं किया, और उसका जो अनुभव रहा है वो अनोखा सा था। यानी कालिदास की वजह से ही उसका अनुभव अनोखा रहा है। अगर कालिदास के साथ अगर वो भीगी नहीं होती तो फिर उसका जो प्रकृति के प्रति जो नज़ारा है वो पहले जैसे ही रहता और उसमें कोई अनोखापन नजर नहीं आता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रकृति के प्रति कालिदास का कितना लगाव है। दूसरा जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नजर आता है वो है करुणामयी। यानी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हृदय में करुणा और दया भरी हुई थी। ये हम तब जान सकते हैं जब वो हरिण शावक जो घायल था उसको मल्लिका के घर लेके आते हैं। तीसरा जो है वो है गैर जिम्मेदार व्यक्ति। यहाँ पे उनको गैर जिम्मेदार इसलिए बताया गया है क्योंकि कालिदास अपनी जिम्मेदारियों से भागते थे। वो जिम्मेदारियां उठाने से डरते थे और घबराते थे। अंबिका के जो वाणी है उसमें भी हम देख सकते हैं कि अंबिका हमेशा बोलती रहती थी कि कालिदास एक नकारा व्यक्ति है, यानी कोई भी जिम्मेदारी उठाने से डरने वाला या फिर भागने वाला व्यक्ति है। और ये तब भी हम देख सकते हैं जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई थी राजकवि का आसन पाने का, या फिर जब उनको सम्मान मिल रहा था तो वो एक जिम्मेदारी उठा सकते थे और या तो वो स्वीकार कर सकते या फिर मना कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो जाकर जगदम्बा मंदिर में छुप गए। फिर मल्लिका गई उनके पास और उनको मनाया। तो यहाँ पे इनकी जो जिम्मेदारी है वो हमें नजर नहीं आती है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। चौथा पॉइंट है आत्मसीमित या फिर आत्म केंद्रित। यहाँ पे दोनों का एक ही अर्थ होता है। आत्मसीमित और आत्म केंद्रित का मतलब है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और यहाँ पे हमें कालिदास का जो स्वार्थ है वो भी नजर आ सकता है। जब ये अंबिका जो है उसकी बातों में हम देख सकते हैं कि वो बार बार मल्लिका को समझाने की कोशिश करती है कि कालिदास एक स्वार्थी व्यक्ति है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और मल्लिका का जो है वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो कामयाब हो सके और उसको कोई कमी नजर ना आए। पर यहाँ पे जो कालिदास है वो आत्मसीमित तब भी नजर आते हैं जब वो मल्लिका से विवाह नहीं करते और राजप्रसाद में जाकर जो वहाँ की राजदुहिता प्रियंगु मंजरी है उससे विवाह कर लेते। यहाँ पे कालिदास की जो जिम्मेदारी है वो मल्लिका के प्रति थी, पर उन्होंने वो नहीं निभाई। तो यहाँ पे उनका जो स्वार्थ है वो हमें नजर आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे उनको आत्मसीमित या फिर आत्म केंद्रित बताया गया है। पांचवा पॉइंट है द्वंद्व चरित्र का व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति अपने फैसले लेने से घबराता हो और अगर लेते भी है तो भी उनको सही गलत का पता नहीं होता है। यानी उनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है जो उन्हें समझा सके कि एक फैसला लेने से क्या परिणाम हो सकता है। ये हम तब देख सकते हैं जब उनको राजकवि का सम्मान मिलने वाला था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको वो ग्रहण करना चाहिए, यानी राजकवि का जो आसन है वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे उनकी जो द्वंद्व चरित्रता थी वो हमें नजर आ सकती है। छठा पॉइंट है असफल प्रेमी, यानी जो प्रेम में सफल नहीं हो पाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कालिदास जो है, जो मल्लिका से प्रेम करते थे, वो उस प्रेम में सफल नहीं हो पाए। अंत में भी उनको मौका मिला था, पर फिर भी उन्होंने समय को बलवान बताते हुए वो अपने प्रेम को ठुकरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो कालिदास का चरित्र चित्रण के बारे में हम यही जो 6 पॉइंट्स है वो देख सकते हैं। एक तो प्रकृति प्रेमी, दूसरा करुणामय,
तीसरा गैर जिम्मेदार व्यक्ति, चौथा आत्मसीमित या फिर आत्म केंद्रित, पांचवा द्वंद्व चरित्र का व्यक्ति और छठा असफल प्रेमी। दूसरा कैरेक्टर है मल्लिका का और हम जानते हैं कि मल्लिका इस नाटक की नायिका है और यहाँ पे इनके जो चरित्र चित्रण के बारे में वर्णन किया है वो जान लेते हैं। कालिदास की प्रेमिका एवं शुभचिंतक, यानी कालिदास से वो प्रेम करती थी और हमेशा कालिदास के अच्छे के बारे में ही सोचती थी, उसके भलाई के बारे में ही सोचती थी। इसी वजह से उन्होंने कालिदास को मनाया था ताकि वो राजकवि का आसन ग्रहण कर सके और उज्जैनी जा सके। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचती तो कालिदास को कहीं नहीं जाने देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने प्रेम के प्रति ईमानदार थी, इसी वजह से उन्होंने कालिदास को अपने से दूर जाने दिया और वहां पे उनको इसी वजह से राजकवि का आसन प्राप्त हो पाया और कालिदास इन्हीं के वजह से वहां पे जाकर सफल हो पाए। तीसरा पॉइंट है चंचल स्वभाव, यानी मल्लिका का जो स्वभाव है वो चंचल था। ये हम तब देख सकते हैं जब वो बारिश में भीगकर घर आती है और अपनी चंचलता का प्रदर्शन अपने माँ के सामने करती है और अपनी माँ से वो सारी बातें बताना चाहती थी कि किस प्रकार उसने आषाढ़ के दिन बारिश में भीगने का आनंद उठाया, उसका जो ये अनोखा अनुभव रहा है वो कैसा था। ये पूरा जो घर है वहां पे झूमती हुई नाचती हुई नजर आती है, तो यहाँ पे इसकी चंचलता नजर आती है। तीसरा पॉइंट है जिद्दी अथवा हठीली, यानी अगर मल्लिका किसी जिद पर अड़ जाती थी तो उसको किए बिना मानती नहीं थी और उसकी जिद किसी के सामने नहीं टिकती थी, यानी उसने अगर एक बार जिद कर ली तो वो काम पूरा किए बिना वो मानती नहीं थी। पांचवा पॉइंट है आधुनिक विचार को अपनाने वाली, यानी जो मल्लिका है वो पुराने ख्यालातों में नहीं जीती थी, उसे जो सही लगता था वो वही करती थी। ये हम तब भी देख सकते हैं जब अंबिका उसको मना करती है कालिदास से मिलने के लिए कि लोक अपवाद बढ़ रहा है, पर उसे लोगों की कोई फिक्र नहीं थी और वो उसी भांति मिलती थी जिस तरह से वो पहले मिला करती थी। तो और जब अंबिका उसको सूचना देती है कि अग्निमित्र की जो सूचना है उसमें लड़के वालों ने उनका रिश्ता ठुकरा दिया है, तो तब भी मल्लिका जो है वो भड़क जाती है और बोलती है कि किसी और को उसके जीवन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, उसे वो कैसे भी नष्ट करे, उससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मल्लिका का जो जीवन है वो उसकी अपनी संपत्ति है। तो यहाँ पे उनकी जो आधुनिक विचारधारा है वो हमें नजर आ सकती है। छठा पॉइंट है स्वाभिमानी स्त्री। मल्लिका का जो स्वाभिमान है वो तब नजर आता है जब हम देखते हैं कि प्रियंगु मंजरी का जो प्रस्ताव जो भी वो रखती है वो कैसे मल्लिका ठुकरा देती है। यानी प्रियंगु मंजरी उसको प्रस्ताव देती है कि वो उसके घर का परिसंस्कार करवा देगी या फिर उसकी संगिनी बन के मल्लिका उसके साथ चल सकती है, या फिर वहां के जो राजकर्मी है यानी जो अनुस्वर अनुनासिक है उसमें से किसी से भी शादी कर ले, तब भी वो नहीं मानती है और उसके जो प्रस्ताव है वो सभी को ठुकरा देती है और वो बोलती है कि उसको इस जीवन को जीने का अभ्यास है, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं अपनाने देती। तो यहाँ पे उसका जो स्वाभिमान है वो नजर आ सकता है। सातवां पॉइंट है प्रेरक व्यक्तित्व, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कालिदास जब अंतिम अंक में वापस आते हैं तो वो बोलते हैं कि उनकी जो प्रेरणा थी वो मल्लिका ही थी और एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में हम मल्लिका को देख सकते हैं, क्योंकि कालिदास की हर एक रचना में उनका प्रेरणा स्रोत मल्लिका ही थी। यानी उन्होंने जो भी रचना की वो मल्लिका को ही ध्यान में रखते हुए की और वो मल्लिका को ध्यान में रखते हुए रचना करते थे, इसीलिए उनकी जो रचना है वो इतनी अच्छी निखर के आती थी। तो इस कारण जो मल्लिका है उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रेरक माना गया है। तो मल्लिका का जो चरित्र चित्रण है वो हमने जान लिया है। अभी हम अंबिका जो मल्लिका की माँ है उसके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। यथार्थवादी, वास्तविक जीवन को मानने वाली। यहाँ पे यथार्थवादी का अर्थ है कि जो यथार्थ को मानने वाली हो, यानी जो जीवन के सत्य को समझती हो। यहाँ पे जो अंबिका का जीवन है वो गरीबी में रहा, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसीलिए उसने विधवा का जीवन काटा है और उसका जो जीवन है वो पीड़ा में बहुत रहा, तो इसीलिए वो जीवन की वास्तविकता को समझती थी और उसको मानती थी। दूसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक दबाव का एहसास। तो यहाँ पे जो अंबिका है वो लोगों के बारे में ज्यादा सोची थी और लोक अपवाद ना हो इस कारण ही वो मल्लिका को हमेशा सलाह देती थी कि वो कालिदास से दूर रहे, क्योंकि उसको
उसके मल्लिका के जीवन के बारे में फिक्र थी और वो नहीं चाहती थी कि कालिदास की वजह से उसका जो घर है उसका विनाश हो या फिर वो नाश हो। तीसरा पॉइंट है मल्लिका की हितैषी, मल्लिका के प्रति जिम्मेदार, माँ की ममता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंबिका मल्लिका की माँ थी, तो ये तो स्वाभाविक है कि एक माँ अपने बच्चों के प्रति बहुत ही जिम्मेदार होती है। इसी तरह जो अंबिका है वो भी मल्लिका के प्रति जिम्मेदार थी। ये हम तब देख सकते हैं जब वो अग्निमित्र को सूचना लाने के लिए भेजती है कि मल्लिका के लिए एक अच्छा रिश्ता ले आए, क्योंकि वो जिम्मेदारियों को समझती थी और वो चाहती थी कि मल्लिका का जो जीवन है वो अच्छी तरह से बीते और उसको कोई पीड़ा ना हो। और यहाँ पे मल्लिका की हितैषी, यहाँ पे वो हमेशा मल्लिका के हित के बारे में ही सोची थी, इसीलिए वो चाहती थी कि मल्लिका जो है वो कालिदास से दूर रहे। और हमेशा हमें अंबिका की जो माँ की एक ममता होती है वो नजर आती है, क्योंकि बार बार जब भी मल्लिका रोती है तो एक माँ के रूप में अंबिका आकर उसको सांत्वना देती है और उसको चुप कराती है। और चौथा पॉइंट है भावनाओं पर नहीं, कर्म पर विश्वास करने वाली। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंबिका ने एक बार मल्लिका से बोला था कि माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, यानी वो जो काम करती है उस पर विश्वास करने वाली स्त्री है, ना कि भावनाओं पर जीने वाली। जब मल्लिका भावनाओं पर जीती है तो अंबिका बताती है कि भावनाओं से जीवन नहीं चलता है, अगर कुछ काम करते हैं तभी जीवन का गुजारा होता है। तो ये तो रही बात अंबिका के चरित्र चित्रण के बारे में। अभी हम पांचवें पात्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रियंगु मंजरी। और हमें पता है कि प्रियंगु मंजरी जो है वो राजदुहिता है उज्जैनी की, और चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा है उनकी पुत्री है। यहाँ पे इस नाटक में प्रियंगु मंजरी को कालिदास की अर्धांगिनी एवं शुभचिंतक के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो प्रियंगु मंजरी है वो कालिदास की पत्नी है। अर्धांगिनी का मतलब यही है कि वो कालिदास की पत्नी है, और शुभचिंतक यानी वो भी कालिदास का भला ही चाहती थी, हमेशा उसकी अच्छाई ही चाहती थी। दूसरा पॉइंट है कालिदास से प्रेम और मल्लिका से ईर्ष्या। यानी कालिदास से तो ये प्रेम करती थी क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, पर मल्लिका से वो ईर्ष्या करती थी क्योंकि जो मल्लिका है वो कालिदास की प्रेमिका रह चुकी है और कालिदास हमेशा मल्लिका के बारे में ही सोचते थे। इसीलिए इस भावना से प्रियंगु मंजरी को ईर्ष्या होती थी। और स्वाभाविक है कि एक पत्नी को अगर एक अपने पति की जो प्रेमिका है उससे ईर्ष्या होती ही है, तो इसी तरह से प्रियंगु मंजरी को भी मल्लिका से ईर्ष्या होती थी। और वो बातों में ये भी बताती है कि जिस तरह से उसने सोचा था मल्लिका के बारे में वो उतनी ही सुंदर है, तो यहाँ पे भी हमें ईर्ष्या भाव जो है वो नजर आ सकता है। तीसरा पॉइंट है कालिदास पर अपना अधिकार जताना। ये हम तब देख सकते हैं जब प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर आती है और वो हमेशा कालिदास पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती है। वो हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करती है कि हम यहाँ से नहीं आते, हम वहां पे जा रहे थे। यहाँ पे हम का मतलब यही है कि कालिदास और प्रियंगु मंजरी, यानी अभी उनका जो रिश्ता है वो एक पति पत्नी का है और कालिदास पर उसका पूरा अधिकार है। तो वो मल्लिका को बताना चाहती थी कि अभी जो उसका अधिकार है वो कालिदास पर है और मल्लिका का कालिदास पर कोई अधिकार नहीं रहा। चौथा पॉइंट है विदुषी। यहाँ पे विदुषी का मतलब होता है कि जो जिसको जानकारी हो या फिर जो नॉलेजेबल है या फिर जिसके पास ज्ञान हो। यहाँ पे उनका जो विदुषी स्वभाव है वो हमें तब नजर आता है जब वो मल्लिका को बताती है कि एक राजनीतिक जो जीवन है वो साहित्यिक जीवन नहीं है, यानी जो रण क्षेत्र में कदम उठाए जाते हैं वो सोच समझ के उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो विदुषीता है वो हमें पता चलता है और इसी वजह से वो वहाँ का जो वातावरण है वो अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि कालिदास को कश्मीर में किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। पांचवा पॉइंट है विनम्रता का भाव। यहाँ पे जो प्रियंगु मंजरी है वो विनम्र स्वभाव की स्त्री थी। ये हमें तब नजर आ सकता है जब वो बातों बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करती है और एक रानी का जो अपना पोस्ट है वो उसको संभालते हुए बात करती है और उनकी बातों में क्रोध हमें नजर नहीं आता है। वो काफी सुलझ भाव से ही बात करती है मल्लिका से, ये जानते हुए भी कि जिससे वो बात कर रही है वो कालिदास की प्रेमिका थी।
अगर वो चाहती तो कुछ गलत भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे उनकी जो विनम्रता है वो हमें नजर आती है। छठा पॉइंट है रानी होने का गर्व और उसकी ताकत का प्रदर्शन। यानी जो प्रियंगु मंजरी है उसे गर्व था कि वो कश्मीर की अभी रानी बनने जा रही है, और कालिदास उनके पति हैं जो कि अभी मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और वो ये भी ताकत रखती थी कि वो इसका प्रदर्शन भी कर पाई जब उसने मलिका के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अगर चाहे तो उसका घर का परिसंस्कार करवा सकती है, क्योंकि प्रियंगु मंजरी एक रानी थी इसीलिए वो प्रस्ताव रख पाई। अगर वो आम इंसान, आम साधारण गांव की अगर स्त्री होती तो उसको इतना अधिकार नहीं होता, या फिर उसके पास इतनी जो पावर है वो नहीं होती कि वो कुछ भी कार्य करवा सकती। पर यहाँ पे उसकी जो राजकीय ताकत है उसका प्रदर्शन यहाँ पे नजर आ सकता है जब वो बोलती है कि जो मलिका है वो अगर चाहे तो उसका घर का परिसंस्कार हो सकता है, और अगर वो चाहे तो उसके साथ संगिनी के रूप में भी आ सकती है, और उसकी जो माता है उनका भी साथ चलने का प्रबंध किया जाएगा। और अगर मलिका चाहे तो राजकीय जो कर्मचारी है अनुस्वर और अनुनासिक उससे भी विवाह का प्रस्ताव भी रखती है। तो यहाँ पे हमें उनकी जो रानी होने का गर्व है और ताकत है उसका प्रदर्शन नजर आता है। तो ये रही बात हमारे प्रियंगु मंजरी के चरित्र चित्रण के बारे में। अभी अगले पात्र की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला पात्र है वो है विलोम का, और यहाँ पे इनका जो चरित्र चित्रण है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट है अभद्रता, यानी जिसको बिहेव करना नहीं आता है कि किसके सामने कैसे पेश आना चाहिए और किसके सामने किस तरह से रहना चाहिए। और जब वो वहां मलिका के घर आता है तो अभद्र व्यवहार उनमें नजर आता है कि मलिका अगर बोल भी देती है या फिर अंबिका बोल भी देती है कि वहां से चले जाओ, तब भी वो वहां पे रुकता है और वहां से नहीं जाता है। तो यहाँ पे उनकी अभद्रता नजर आती है। दूसरा पॉइंट है मलिका का शुभ चिंतक, यानी वो मलिका से प्रेम करता था, पर वो वहां पे जानता था कि मलिका जो है वो उससे घृणा करती है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है और चुप रहता है। पर फिर भी वो मलिका के भलाई के बारे में सोचता है। ये हमें तब नजर आता है जब वो कालिदास से प्रश्न करता है कि उज्जैनी जाने से पहले तुम मलिका से विवाह करोगे या फिर नहीं। अगर वो चाहता तो ऐसा समझ सकता था कि अभी कालिदास के जाने के बाद उसके रास्ते के बीच में कोई रोड़ा नहीं है और वो मलिका के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो मलिका के बारे में सोचता था, इसीलिए उसने प्रश्न किया कालिदास से कि क्या तुम मलिका से विवाह करोगे या फिर अकेले ही उज्जैनी चले जाओगे। तीसरा है अंबिका के प्रति सेवा भाव। यहाँ पे जो विलोम है वो अंबिका के सामने अच्छा बनना चाहता था ताकि अंबिका जो है मलिका का विवाह विलोम से करवा दे, इसलिए उसके नजरों में अच्छा बनने के लिए वो हमेशा अंबिका की फिक्र करते हुए नजर आता है, और हमेशा उसकी जो सेवा भावना है वो अंबिका के प्रति नजर आती है। चौथा है स्पष्ट वक्ता, यानी जो भी वो महसूस करता था वो स्पष्ट रूप से कह देता था, उसे कोई फिक्र नहीं होती है कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, तो इसी कारण से वो एक स्पष्ट वक्ता था। पांचवा पॉइंट है यथार्थवादी। यथार्थवादी से यही मतलब है कि वो भी जो जीवन के सत्य है उसी के ऊपर चलता था, और वो भी भावनाओं को नहीं मानता था, बल्कि वास्तविक जीवन में जो चल रहा है वो समझता था, उसकी सूझबूझ रखता था, और उसी को वो मलिका को भी समझाना चाहता था। पर मलिका जो है वो कालिदास के प्यार में अंधी थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं समझ पाई कि विलोम उससे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे यथार्थवादिता हमें नजर आती है। और छठा जो पॉइंट है वो है सफल प्रेमी। सफल प्रेमी इसलिए क्योंकि अंतिम जो अंक है वहां पे हमें नजर आ सकता है कि जो विलोम है वो मलिका के घर पे आकर अपना अधिकार जताता है। तो यहाँ पे यही पता चल सकता है कि जो विलोम है वो मलिका से प्रेम करने में सफल हो पाया है, और वो शायद उससे विवाह भी कर पाया हो, इसीलिए वो मलिका पर और उस घर पर इतना अधिकार जता रहा है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक और पॉइंट जोड़ सकते हो कि जो विलोम है वो कालिदास से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसने एक बार ये भी बोला था कि जो विलोम है वो एक सफल कालिदास है और जो कालिदास है वो एक असफल विलोम। यानी जो ये विलोम और कालिदास है वो एक दूसरे के बिल्कुल निकट पड़ते हैं, पर दोनों एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ पे जो कालिदास है वो असफल प्रेमी था, यहाँ पे विलोम जो है वो सफल प्रेमी है। वहां पे वो गैर जिम्मेदार था, पर यहाँ पे जो विलोम है वो अपने जिम्मेदारियों को समझता है और वो जिम्मेदारियों को निभाता भी है। अभी चलते हैं हमारे
सातवें पात्र की ओर जो है मातुल। और यहाँ पे इनका कुछ ज्यादा चरित्र चित्रण नहीं किया गया है, बस 4-5 पॉइंट है, तो जल्दी से समझ लेते हैं। मातुल हम जानते ही है कि मातुल जो है वो कालिदास के संरक्षण यानी गार्जियन थे और उनके मामा लगते थे। और चिड़चिड़ा स्वभाव, वाणी पर अनियंत्रण, यानी यहाँ पे जो मातुल का स्वभाव है वो चिड़चिड़ा सा है, जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। ये हम तब देख सकते हैं जब वो कालिदास का राजकवि का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा देते हैं, तब ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अंबिका के पास आकर बोलते हैं कि वो पूरे गांव प्रांतर में ये घोषणा कर देंगे कि अभी कालिदास और उनके बीच में कोई संबंध नहीं है और कालिदास नामक जीव से उनका कोई वास्ता नहीं है। और वाणी पर अनियंत्रण, ये हमें तब पता चलता है जब निक्षेप आकर मल्लिका को बोलता है या फिर अंबिका से बताता है कि अगर उसने मातुल को कालिदास को मनाने के लिए भेजा होता तो जो कालिदास मानने वाले थे तो वो तो भी नहीं मानते, क्योंकि जो मातुल है वो बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हैं और उनके जीभ पर कोई लगाव नहीं है। यानी कभी कभार वो ऐसे शब्दों का भी प्रयत्न करते हैं, बोलने का प्रयत्न करते हैं जो कोई सुन नहीं सकता है। यानी कभी कभार मतलब उनकी जो वाणी है वो बहुत ही बदतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट है राज सुख जीवन के लोभ का प्रदर्शन, यानी उनको राजकीय सुख या फिर राजकीय जीवन की लालसा थी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया हुआ है, इसीलिए उनको अभी ये चाहिए था कि कालिदास जो है वो ये राजकवि का सम्मान स्वीकार करे, ताकि वो भी यानी मातुल भी कालिदास के साथ जा पाए और वहां के जो राजप्रसाद का सुख है उसका लाभ उठा पाए। चौथा पॉइंट है प्रियंगु मंजरी के चटुकार, यानी प्रियंगु मंजरी की छटुकारी करते हुए भी मातुल नजर आए हैं। जब वो प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर आती है तो हम देख सकते हैं कैसे मीठी मीठी बातों से जो मातुल है वो प्रियंगु मंजरी को प्रभावित करना चाहते थे, क्योंकि उनमें राजसुख का लालसा था। यानी प्रियंगु मंजरी अगर उनकी बातों से प्रभावित हो गई तो वो कुछ ना कुछ मातुल को भेंट जरूर देगी या फिर कुछ ना कुछ मातुल के लिए जरूर कर पाएगी, इसीलिए वो प्रियंगु मंजरी की छटुकारी करते हुए नजर आए थे। पांचवा पॉइंट है राजप्रसाद जीवन से परेशान। राजप्रसाद जीवन से परेशान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने वहां जाकर सभी सुख सुविधाएं जी ली थी और अभी वे चाहते थे कि वे वापस जो गांव प्रांतर में जीवन है उसी तरह से वापस अपने जीवन का गुजारा करें, क्योंकि वहां की जो चिकनी शिलाएं है उसकी वजह से उन्होंने अपनी टांग तोड़ दी थी। तो इसीलिए अभी उनको राजप्रसाद के जीवन का कोई लोभ नहीं था और वो चाहते थे कि अभी वे वापस गांव आकर वैसा ही जीवन व्यतीत करें जैसे वो पहले जिया करते थे। ये हमें तीसरे अंक पे नजर आता है जब मातुल बारिश में यानी बैसाखी में भीगते भीगते मल्लिका के घर आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है वो राजप्रसाद में गुजारा है, और अगर कोई उनसे पूछे कि सबसे कष्टदायक जीवन किसका है तो वो यही बोलेंगे कि राजप्रसाद का जीवन ही सबसे कठिन जीवन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो राजप्रसाद यानी उज्जैनी यानी राजकीय जीवन से बहुत परेशान हो चुके थे और अभी वे चाहते थे कि वो वापस गांव प्रांतर के जीवन को ही जिए। तो ये रही बात मातुल के बारे में। और अभी मातुल के जैसे ही एक और शब्द है दंतुल, तो आप इसमें इन दोनों कैरेक्टर्स में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मातुल बोले तो आपको दिमाग में ले लेना चाहिए कि वो कालिदास के संरक्षण यानी उनके मामा है, और अगर प्रश्न में पूछा या फिर अगर आए दंतुल तो आपको समझ लेना चाहिए कि दंतुल जो है वो राजपुरुष है। यानी इनके नाम में सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं कि दंतुल मातुल, पर मातुल जो है वो कालिदास के संरक्षण यानी मामा है और जो दंतुल है वो राज्य से आए हुए पुरुष है यानी राजकीय पुरुष है। और वो यहाँ पे उनका जो घमंड है वो हमें नजर आता है जब वो अपनी संपत्ति बोलकर हरिण शावक को ले जाने के लिए मल्लिका के घर आते हैं। और यहाँ पे दंतुल का जो पात्र है वो भी बहुत छोटा है, तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं इनके चरित्र चित्रण के बारे में। दंतुल जो है वो उज्जैनी के राजपुरुष थे, तो हमें उनके जो वेशभूषा है उससे ही पता चलता है। जब कालिदास बोलते हैं कि वो गांव प्रांतर के तो है नहीं, तो वो बताते हैं कि वो उज्जैनी से आए हुए थे, तो यानी वो उज्जैनी के राजपुरुष थे। घमंड व अहंकार का प्रदर्शन,
यानी जब वो हरिण शावक को लेने आते हैं जिसको उन्होंने बाण मारा था, तो वहां पे वो अपना घमंड और अहंकार का प्रदर्शन अपनी वाणी में करते हैं, जब वो बोलते हैं कि इस पर सिर्फ मेरा हक है, ये मेरी संपत्ति है। यानी जो हरिण शावक को उन्होंने घायल किया था, जिस हरिण शावक पर उन्होंने बाण चलाया था, वो उसको अपनी संपत्ति बताते हैं। तो यहाँ पे उनका जो घमंड और अहंकार है एक राजपुरुष के रूप में, वो हमें दर्शाया गया है। तीसरा है गलती का एहसास होने पर क्षमा याचना की मनस्थिति। ये तीसरा ही पॉइंट है यहाँ पे। ये जो है तीसरा पॉइंट है, चौथा नहीं है, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है। हाँ, तो गलती का एहसास होने पर क्षमा याचना की मनस्थिति, यानी जब उनको पता चलता है कि कालिदास यानी जिससे वो वाद विवाद कर रहे हैं, वो उनकी रचनाएं जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और उज्जैनी में इसकी चर्चा चल रही है, और अभी जो वहां के राजा हैं वो उनको राजकवि का सम्मान देने वाले हैं, तो उनको उनकी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो अपनी गलती को मानते हुए कालिदास के पीछे चलते हैं ताकि वो कालिदास से क्षमा याचना कर सके और जो बिगड़ती बात है वो वापस सुलझ जाए। अभी हमारे अगले पात्रों की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रंगिनी और संगिनी। अभी जो रंगिनी है वो उज्जैनी नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती थी और नाटक लिखने में रुचि थी। और यहाँ पे ये जो है वो रंगिनी है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो डांस करने में था और नाटक लिखने में था। दूसरा है संगिनी। संगिनी जो है वो उज्जैनी नाट्य केंद्र में मृदंग और वीणा वादन का अध्ययन करती थी और सुंदर प्रणय गीत एवं गद्य लेखन में उनकी रुचि थी। यानी जो संगिनी है उनका जो इंटरेस्ट है वो संगीत में था। ये जो वीणा नाम का एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसका और एक ढोलक टाइप का ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम मृदंग बोलते हैं, उसमें वो अध्ययन यानी उसमें उनका प्रैक्टिस था। और सुंदर प्रणय गीत भी लिखती थी और गद्य लेखन यानी संगीत भी वो लिखती थी, अपने ही लिरिक्स लिखती थी, और गद्य लेखन यानी अभी जो है वो गद्य की ओर आने वाली थी, यानी जो चैप्टर्स या फिर जो नाटक है वो भी लिखने के लिए अभ्यास उनका जारी था। तो इस नाटक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है दूसरे अंक में कि रंगिनी और संगिनी जो है वो उज्जैनी के नागरिया है, यानी उज्जैनी से आई हुई है, और यहाँ पे इनका आने का एक ही मकसद था कि वो कालिदास का जो जीवन है उस पर अध्ययन यानी रिसर्च करना चाहती थी, और वो जानना चाहती थी कि इस गांव में ऐसा अनोखा क्या है जो उनकी रचनाओं में नजर आया हुआ है, और हर एक चीज को विचित्र रूप से कालिदास ने कैसे लिखा है, इसलिए वो इस पर ही रिसर्च करने के लिए मल्लिका के घर आते हैं और एक डिटेक्टिव के रूप में मतलब पूरा घर को निहारते हुए वो उनसे प्रश्न करती है। और जब उनको पता चलता है कि यहाँ के जीवन भी मतलब उज्जैनी के जीवन के जैसा ही है, तो वो निराश होकर वहां से दोनों चली जाती है। तो ये जो है रंगिनी, इनका जो इंटरेस्ट है वो डांस में था, और संगिनी जो है उनका जो इंटरेस्ट है वो संगीत या फिर म्यूजिक में था। और अभी हमारे अगले पात्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अनुस्वर और अनुनासिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो जो राज कर्मचारी है उनका फोटो यहाँ पे पेश किया है, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि आप समझ लो कि ये अनुस्वर है और ये अनुनासिक है, दोनों एक साथ ही रहते थे। और यहाँ पे हम जान सकते हैं कि अनुस्वर और अनुनासिक जो है वो कालिदास के अनुचर थे और उज्जैनी के राजकर्मी थे। वो उज्जैनी से आए हुए थे और कालिदास के अनुचर थे यानी फॉलोवर्स थे, और वस्तु विन्यास का कार्य करने का केवल नाटक मात्र करके समय व्यक्त करके चले जाते हैं। यानी जब वो मल्लिका के घर आते हैं तो वो इसी कारण से आते हैं ताकि जो प्रियंगु मंजरी वहां पे एंट्री लेने वाली थी उनको कोई असुविधा ना हो, इसीलिए वो जो वस्तु है उनकी जगह को बदलना चाहते थे। पर वैसा कुछ नहीं किया, उनके सिर्फ वाद विवाद में ही पूरा जो समय है वो व्यक्त हो गया और बिना कुछ किए हुए वो वहां से चले जाते हैं। यानी वो सिर्फ बातों बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बिना कुछ काम किए सिर्फ नाटक करके वहां से चले जाते हैं। और हमें नाटक में पता चलता है कि जो इनका जो पात्र है अनुस्वर अनुनासिक का, वो एक हास्यात्मक पात्र है, यानी हंसी का प्रदर्शन करते हुए ये नजर आते हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं और फिर
दोनों कुछ काम किए बिना ही एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम सहमत हो तो मैं सहमत नहीं हूँ, और अगर मैं सहमत हो तो तुम सहमत नहीं, तो दोनों सहमत हो जाते हैं। तो इसी वाद विवाद में उनका जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। और यहाँ आकर हमने हमारे जो नाटक में पात्र है, जो कोई भी पात्र आए हैं, उन सभी पर हमने बात कर ली है, और इतना ही था। हमने पहले तो देखते हैं पहले से क्या क्या हमने कवर किया है। सबसे पहले हमने कालिदास के बारे में जाना, फिर मल्लिका के बारे में, फिर अंबिका के बारे में, फिर प्रियंगु मंजरी के बारे में, फिर विलोम के बारे में, फिर मातुल के बारे में, और फिर दंतुल आते हैं, फिर रंगिणी और संगिनी, और लास्ट हमारे जो अंतिम पात्र है वो है नुस्वर अनुनासिक। मैं आशा करती हूँ कि इन सभी पात्रों के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। इसमें अपना खुद के पॉइंट भी जोड़ने की कोशिश करिएगा, और जो नाटक में डायलॉग्स होते हैं वो भी लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरह से जाए। और बस इतना ही मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट था। और अपना समय देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।